वेलकम बैक। सेठी साहब, हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने कल अनाउंस करा दिया शाम को जी स्पीच करेंगे। अब वो स्पीच पहले 10 बजे अनाउंस हुई, फिर 11 बजे अनाउंस हुई, 12 बजे, फिर रात 1 बजे। और आई वॉज एक्सपेक्टिंग बीइंग अ व्यूअर कि जी हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट इस सिचुएशन में एड्रेस करेंगे जब कौम को, तो वो उसके अंदर पता नहीं कोई पॉलिसी अपनी बयान करेंगे, स्ट्रेटजी बताएंगे, लायबल बताएंगे, लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेंगे। दैट स्पीच लास्टेड फॉर लेस देन 5 मिनट्स, 5 मिनट से भी कम। क्या है, जरूरत क्या थी फिर स्पीच की? नहीं, मुनीब, इसमें दो बातें हैं। पहली तो आप सही कह रहे हैं कि एक 2 घंटे 3 घंटे बैठाई रखा, 10 मिनट 5 मिनट की 10 मिनट की स्पीच के लिए, और उसमें कोई इतनी बात नहीं थी कि वो तो आप जैसे बंदा, मेरे जैसा बंदा, हम तो एक्सटेम्पोर वो 10 मिनट में बोल देते हैं। उन्होंने वो बड़े प्यार से वो पढ़ी, और इसका मतलब है तैयारी में भी कुछ वक्त लगा होगा। अब मुझे समझ नहीं आती ये कैसे ये चीज़ें हो जाती हैं। एक जब फैसला हुआ कि ये होना है, 10 मिनट में ये स्पीच लिखी गई होगी अगर कोई स्पीच राइटर होता, और 15 मिनट में ये रिकॉर्ड हो जाती। क्यों इसको डिले किया गया, क्या इसमें तब्दीली आई, क्यों नहीं आई, क्या था ये मसला? ये इनकॉम्पिटेंस, शेयर इनकॉम्पिटेंस, इनएफिशिएंसी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ओके, नॉट द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। प्रेसिडेंट तो ऑर्डर कर देते हैं जी, तैयारी करें जी, लिखें जी, कर दें। तो वो आप जितनी देर आप लगाएंगे लिखने में, उतनी देर फिर पीटीवी आएगा, फिर वो इतनी गलतियां हो जाएंगी बोलते बोलते, तो वो तो सारा कुछ चलता है। ये सबकी जिम्मेदारी होती है टू गेट ऑन विद इट। तो एक तो ये कि, मगर इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि अगर एक स्पीच में 3 घंटे लग जाते हैं, 10 मिनट की स्पीच बनाने में, अनाउंस करके, और फिर सबको इंतजार फरमाया, वो रात के वक्त, अरे भाई आप 6 बजे कहें, 8 बजे कर दें, सारी दुनिया बैठ के देख रही थी, मतलब नींद आई हुई थी, हम बैठ के देख रहे थे, रिडिक्युलस। तो ये नहीं होना चाहिए। मगर इससे आपको एक चीज समझ आती, कितनी इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है, कितनी इनएफिशिएंट गवर्नमेंट है। आप इससे तवक्को करते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करेंगे तालिबान के ऊपर, फौज के ऊपर, इंडिया के साथ। तो अगर ये छोटी सी चीज में 3 घंटे लग जाते हैं इनको, तो ये बड़ी चीजों में कैसे इसको हैंडल करते हैं? तो एक तो ये बड़ी कॉन्फिडेंस की बड़ी मसला बन जाता है जी। सेठी साहब, आपने खुद कहा कि ये इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है, तो फिर जब इस तरह की सेंसिटिव सिचुएशन हो आपके मुल्क के अंदर, आप जानते हैं कि सवात के अंदर तो एक मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है जी, आप खुद देख लें, बाकी हमारे कराची के अंदर क्या हो रहा है, बलूचिस्तान के अंदर वहां पर कितना अनरेस्ट है, कितने लोगों को पीपल लैक कॉन्फिडेंस। तो इस सिचुएशन में आप क्या समझते हैं? गवर्नमेंट अब कहती है जी हम गवर्नमेंट बड़ी मजबूत है जी, हम पॉलिसी मेकिंग भी करेंगे, कैसे चलेगी गवर्नमेंट? देखिए, गवर्नमेंट तो ऐसे ही चलती है। हमारे मुल्क में ऐसे हमारे मुल्क में ऐसे ही नहीं चलती। अच्छा। ठीक, कोई भी हो। आपने पहले भी देखा, सारे 1990s में आपने जमहूरी हुकूमत देखी, क्या हुआ? 2-2%, 3-3% रेट ऑफ ग्रोथ रहा, इनकॉम्पिटेंस रही, करप्शन रही, इनएफिशिएंसी रही, लीकेज रही, क्या नहीं हुआ? ठीक, मगर जाहिर है सिस्टम तो एक ही है ना जी, जमहूरी सिस्टम है, यही हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे लीडर्स हैं उन्हीं को हम वोट डालते हैं, वही आते हैं, यही काम होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जरदारी साहब ने जो कल बात कही उसमें कुछ वजन था। उसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट पैगाम थे, और तीसरी बात जो उन्होंने कही उसमें मुझे बड़े प्रॉब्लम्स नजर आए। और दिलचस्प बात, क्योंकि आपने वो पहले भी बात बैतुल्ला मसूद की छेड़ी। पहली बात तो उन्होंने फौज की बहुत हमदर्दी का हौसला अफजाई की, सपोर्ट किया, और ये जरूरी था। उसकी वजह यह है कि जाहिर है हमारी फौज की ट्रेनिंग ये थी कि हम काफरों के खिलाफ लड़ेंगे, हिंदुओं के खिलाफ लड़ेंगे, जिनसे हमें मुल्क से खतरा है बैरूनी। ये तो इंटरनल स्ट्रगल शुरू हो गई ना। और यहाँ हमारे मीडिया ने भी बहुत सी इस किस्म की बातें की हैं कि मुसलमान को नहीं मारना चाहिए, इसीलिए हम वो बात कर रहे थे ना कि अमन के मुआहदे होने चाहिए। तो एक मोटिवेशन की भी बात थी। तो एक तो ये कि फौज की मोटिवेशन को बरकरार रखना है कि ये भी हमारे दुश्मन है। ठीक, इसीलिए वो बात भी चलती रहती है ना कि ये अमेरिकन एजेंट हैं, इंडियन एजेंट हैं, इनको फलाना इंडिया दे रहा है पैसे, इनको ये दे रहा है, ताकि वो मोटिवेशन रहे। दूसरा ये कि अब ये नजर आ रहा है कि ये शॉर्ट टर्म मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, लॉन्ग टर्म। ये मिलिट्री ऑपरेशन चलेगा, और यहां कंटोनमेंट्स बनेंगी जो उन्होंने अनाउंस किया। और उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट एक उसकी पोजीशन है, क्योंकि लोग वहां ये समझ रहे थे कि अब हम वापस जाएंगे तो फौज जैसे पहले चली गई थी वापस 2007 में, जो मैंने अभी जिक्र किया, ये फिर चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? तालिबान आके हमारी तो मार देंगे। बिल्कुल। तो अब ये भी तसल्ली देनी थी कि अब हम नहीं जाएंगे, अब हम आपकी हिफाजत के लिए यहां रहेंगे। तो एक तो इसकी बात की, तो बड़ी इंपॉर्टेंट और ये अनाउंसमेंट के लिए हम कंटोनमेंट बनाएंगे, बिकॉज इसकी बात चल रही थी। डीजी ISPR ने भी जिक्र किया था, जानू नदीम ने भी ये जिक्र किया था कि जी हम ये करेंगे, मगर ये पहली दफा ऑफिशियल गवर्नमेंट पॉलिसी की, जी हम कंटोनमेंट बनाएंगे। देखिए, फाइनेंशियल इंसेंटिव बहुत जरूरी होता है। आपको पता ही है जो इन्फ्लेशन 22.5% पे चली गई। ठीक, बाकी सिविल सर्वेंट्स जो हैं लो ग्रेड, उनकी भी तनख्वाहें बढ़ने वाली है इन ऑर्डर टू कीप पेस विद इन्फ्लेशन, ताकि आपकी रियल इनकम ना गिर जाए।
तो ये भी फौज को भी एक सहारा देना, इंसेंटिव देना था। और मुझे बिल्कुल कोई शक नहीं है कि ये तजवीज़ जनरल कियानी की तरफ से आई, क्योंकि जनरल कियानी लीड कर रहे हैं सारे ये एफर्ट को। और आपको याद रहे कि जनरल कियानी ने ये ईयर ऑफ द सोल्जर कहा। बिल्कुल, उन्होंने अपने बजट्स में से पैसे सोल्जर्स के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनकी बच्चों की खुशहाली के लिए, उनकी सारी बेहतरी के लिए उन्होंने अपने बजट में से, एक्स्ट्रा बजट नहीं लिया, अपने आर्मी के बजट में से सोल्जर के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की। तो मेरा ये ख्याल था कि ये सिविलियन और आर्मी ने, लीडरशिप ने, दोनों ने मिलकर आम जवान के लिए ये सहूलतें। अच्छा, ये जरदारी साहब जब इस तरह का स्पीच करते हैं तो क्या ये पॉलिटिकल ओनरशिप लेना चाहते हैं, पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं? इस स्पीच का एक ये भी तो पर्पस होता है, क्योंकि जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ, सेठी साहब आप भी जानते हैं, वो पाकिस्तान में नहीं थे, तो या तो फिर वो पॉलिटिकल ओनरशिप लेना चाह रहे थे, जरा माइलेज लेना चाह रहे थे कि आई एम ऑल्सो इन्वॉल्व इन द डिसीजन। नहीं, आप सही कह रहे हैं। अब तक जरदारी साहब की तरफ से सिर्फ एक आध बयान आया था, वो यही था कि हाँ, हम ये जो स्वात का जो मुआहदा है मैं साइन करूंगा मगर अभी ठहर जाए। ज्यादातर उन्होंने इस पे बात नहीं की थी, और लगता ऐसे था कि जब ये अमेरिका जाते थे वहां बात करते थे, और लगता था कि ये अमेरिका के प्रेशर के अंडर आ रहे हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये बहुत अहम वक्त था कि उन्होंने, क्योंकि अब तनकीद शुरू हो गई है ना कि गवर्नमेंट क्या कर रही है डिस्प्लेस पर्सन्स के लिए, कितने पैसे आ रहे हैं, अब बजट आ रहा है, फिर हार्डशिप आ रही है आगे, ठीक। तो मेरा ख्याल है ये अच्छा मौका था, सिर्फ टाइमिंग इनकी गलत हो गई, इस तरीके से इसको नहीं करना चाहिए था, सही तरीके से प्लान करके ये स्पीच होनी चाहिए थी। exactly. उसमें और बातें भी हैं, या तो बजट की बात करते हैं या बजट से ठीक ठाक। जो जनरल अनरेस्ट है लोगों के अंदर, उसको एड्रेस कोई नहीं करता, हमारा पॉलिटिकल लीडर कोई ये नहीं कहता कि जी लोग किस बुरी तरह से सफर कर रहे हैं, लोगों में इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, लोग अब बच्चे स्कूल जाते हुए डरते हैं, लोग अपना कारोबार करते हुए डरते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कल उनकी तकरीर से पहले बहुत से तज्जिए हो रहे थे मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, तो मैं देख रहा था कि सारे ये कह रहे थे कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको बड़े बेशक प्यार से, लेकिन उनको भी तरह खींचा जाए कि जी आप कर क्या रहे हैं। अब जिस तरह नईमी साहब का वाकया हुआ, उसके बाद आप बीफ अप कर रहे हैं सिक्योरिटी, और हर धमाके के बाद कहते हैं जी हाई अलर्ट कर दिया गया। मगर आप देखें ना हमारा हाल क्या है। हमारा हाल ये है कि हमारी इंटेलिजेंस ये हमें बता देती है कि 18 टेररिस्ट लाहौर पहुंच गए। ये नहीं पता होता कौन है, कहां से आए हैं, कहां ठहरे हुए हैं, उनके सपोर्टर्स कौन है। ये हर रोज कोई ना कोई क्राइम ब्रांच या FIA या CID कोई ना कोई एक अपने आप को कवर करने के लिए कि कल को खुदा ना ख्वास्ता कुछ हो जाए तो हम ये कह दें कि हमने तो कहा था कि ये होगा। मगर हमारी तो इंटेलिजेंस गैदरिंग की ट्रेडिशन ही नहीं है। सेठी साहब, मजीद बात करूंगा मैं इससे, जो स्पीच है प्रेसिडेंट साहब की, उसमें बड़े और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। साथ रहेगा हमारे।